गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम साम्राज्यवाद विषय पर चर्चा करेंगे जो कि एमए प्रीवियस के पाठ्यक्रम का भाग है। साम्राज्यवाद विश्व इतिहास में साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग व्यापक स्तर पर हुआ है। इस कारण इसकी निश्चित परिभाषा दे पाना एक चुनौती है। चार्ल्स हाजेस के अनुसार साम्राज्यवाद दूसरे राष्ट्रों के लोगों के आंतरिक जीवन में विदेशी, राजनीतिक, आर्थिक या सांस्कृतिक स्तर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सक्रिय हस्तक्षेप है, अर्थात एक देश के लोगों द्वारा दूसरे देश के लोगों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण करना। साम्राज्यवाद को सरल भाषा में इस प्रकार समझा जा सकता है कि पूंजीवाद जब अपने विकास के चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाता है तो वह साम्राज्यवाद में परिवर्तित हो जाता है। साम्राज्यवाद के लक्षण। उपर्युक्त परिभाषा के बाद साम्राज्यवाद के निम्नलिखित स्वरूप परिलक्षित होते हैं। विभिन्न क्षेत्र। साम्राज्यवाद का जन्म विभिन्न राज्यों, प्रदेशों और क्षेत्रों से मिलकर होता है। विस्तृत क्षेत्र। साम्राज्यवाद का क्षेत्र विस्तृत तथा आकार विशाल होता है। अन्य राज्यों पर प्रभुत्व। साम्राज्यवाद किसी राज्य द्वारा दूसरे राज्यों पर अपने राजनीतिक तथा आर्थिक प्रभुत्व का विस्तार है। विभिन्न राष्ट्रीयताएं। साम्राज्यवाद में अनेक जातियों तथा राष्ट्रीय इकाइयों का होना आवश्यक है। यदि उसमें एक ही जाति अथवा राष्ट्रीयता रखने वाले लोगों का निवास हो तब उसे साम्राज्यवाद नहीं कहा जाएगा। केंद्रीयभूत शासन। साम्राज्यवाद के समस्त प्रदेशों अथवा प्रदेशों की समस्त जनता पर केंद्रीयभूत सत्ता का शासन होता है। अपने देश का कल्याण। साम्राज्यवाद का उद्देश्य अपने अधीन देशों के कल्याण की अपेक्षा अपने देश का ही कल्याण अधिक होता है। साम्राज्यवाद के विभिन्न रूप। द्वितीय महायुद्ध के उपरांत साम्राज्यवाद लड़खड़ा उठा। परतंत्र राष्ट्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयत्न प्रारंभ हो चुके हैं। एक दो अपवादों के सिवाय लगभग सभी राष्ट्र स्वतंत्र हो गए और शेष शीघ्र ही स्वतंत्रता की आशा कर रहे हैं। विश्व में साम्राज्यवाद के निम्नलिखित मुख्य तथ्य दृष्टिगोचर होते हैं। पट्टेदारी। पहले प्राय शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों से उनके व्यापारिक अथवा सैनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रदेशों को पट्टे पर कुछ निश्चित अवधि, जो प्राय 99 वर्ष होती थी, के लिए प्राप्त कर लेते थे। यद्यपि वास्तव में प्रभुसत्ता का प्रयोग पट्टा प्राप्तकर्ता राष्ट्र करता था। सन 1918 में रूस चीन से मंचूरिया के बंदरगाह 2 वर्ष के लिए पट्टे पर प्राप्त किए जाते थे। उसी प्रकार पोर्ट आर्थर तथा डेरियन के बंदरगाह जापान ने, बईहाई वाई ब्रिटेन ने तथा पनामा नहर के दोनों ओर की 5 मील भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका ने पट्टे पर प्राप्त की थी। संरक्षित तथा अर्ध संरक्षित राज्य। कभी कभी कुछ शक्तिशाली विदेशी राज्य कुछ स्वतंत्र किंतु अव्यवस्थित सरकारों से युक्त राज्यों के परराष्ट्र संबंध, प्रतिरक्षा और वित्तीय विषयों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यह व्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात स्थापित की गई थी। इन राज्यों की आर्थिक तथा विदेशी नीति साम्राज्यवादी हितों के अनुरूप संचालित की जाती थी। अन्य आंतरिक विषयों में इनका पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। उदाहरण के लिए 1922 तक मिस्र ब्रिटेन के अधीन था। सन 1851 से 1947 तक ट्यूनिस फ्रांस का संरक्षित राज्य था। प्रभाव क्षेत्र। जहाँ तक प्रभाव क्षेत्रों का संबंध है, देशी राज्य उनमें अपना प्रभुत्व और राजनीतिक सत्ता बनाए रखते हैं। वे साम्राज्यवादी शक्ति का संरक्षण भी स्वीकार नहीं करते, किंतु साम्राज्यवादी शक्तियाँ आर्थिक क्षेत्र में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। उदाहरणार्थ ऋण लेने, रेल निकालने, खानों को खोदने तथा सार्वजनिक कार्यों का विकास करने के अधिकार आदि। उदाहरणार्थ सन 1886 तथा 1904 के दौरान ब्रिटेन तथा फ्रांस ने शाम को कई प्रभाव क्षेत्रों में विभक्त किया था। इसी प्रकार
सन 1905 में ब्रिटेन तथा रूस ने ईरान को ब्रिटिश तथा रूसी क्षेत्रों में विभक्त किया था। संयुक्त नियंत्रण: जब दो शक्तिशाली साम्राज्यवादी शक्तियां किसी एक प्रदेश पर संयुक्त अधिकार स्थापित कर लेती हैं तब उसे सहराज्य कहा जाता है। उदाहरण के लिए सूडान पर ग्रेट ब्रिटेन तथा मिस्र का मोरक्को में टैंजियर नगर पर फ्रांस, ब्रिटेन और स्पेन का तथा न्यू हेब्राइड्स पर ब्रिटेन तथा फ्रांस का संयुक्त नियंत्रण था। वित्तीय नियंत्रण: फाइनेंशियल कंट्रोल: कभी कभी कोई पिछड़ा हुआ राज्य किसी प्रगतिशील अथवा शक्तिशाली देश से इतना ऋण प्राप्त कर लेता है कि उसको अदा करने की सामर्थ्य उसमें नहीं रहती। ऐसी दशा में वह अपनी राष्ट्रीय आय के साधनों पर उन देश अथवा देशों का नियंत्रण स्वीकार कर लेता है। अन्य सभी क्षेत्रों में वह राज्य स्वतंत्र होता है। राष्ट्रवादी चीन ने अपनी आय के अनेक साधन साम्राज्यवादी देशों को दे रखे थे। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूस आदि विकसित देश इस समय आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को खाद्यान्न आदि की सहायता देकर उन पर अपना वित्तीय नियंत्रण स्थापित करते हैं। तटकर नियंत्रण: टैरिफ कंट्रोल: विकसित औद्योगिक देश पिछड़े हुए देशों को उनके यहाँ आयात किए जाने वाले माल पर तथा कच्चे माल के निर्यात पर भारी चुंगी न लगने के लिए बाध्य करते हैं, जिससे निर्बल राष्ट्र उनके साम्राज्य का अंग न होते हुए भी उनके तैयार माल के लिए अच्छे बाजार बने रहें। परिणामतः शक्तिशाली राष्ट्र निर्बल राष्ट्रों से कच्चे माल को सस्ते दामों पर प्राप्त करके तैयार माल को महंगे दामों पर बेचता है। सन 1911 से पूर्व जापान पर ऐसा ही नियंत्रण था। चीन, टर्की, मोरक्को, भारत आदि पर भी इसी प्रकार के प्रतिबंध थे। बहिर्देशीयता: अविकसित राज्यों में विदेशियों की संख्या अधिक हो जाने पर विदेशी वहाँ के देशी शासकों से यह मांग करते थे कि उन पर विदेशियों उनके ही देश की न्याय व्यवस्था लागू की जाए। इस प्रकार का अधिकार प्राप्त करने पर यह विदेशी अपने पृथक न्यायालय स्थापित करते हैं। आत्मरक्षा के लिए पुलिस और सेना की व्यवस्था भी कर लेते हैं। 1948 ईस्वी तक संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान पर, 1924 तक रूस ने चीन पर तथा भारत में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों ने इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। उन्मुक्त द्वार नीति, ओपन डोर पॉलिसी: उन्मुक्त द्वार नीति के अंतर्गत अविकसित राष्ट्र अपने द्वार व्यापार के लिए समान रूप से सभी राष्ट्रों के लिए खोल देते हैं। ब्रिटेन, अमेरिका ने चीन को इस प्रकार की नीति अपनाने के लिए बाध्य कर वहाँ अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्राप्त की थी। नेक्स्ट है बंद द्वार नीति, क्लोज्ड डोर पॉलिसी। इस नीति में एक ही राष्ट्र किसी प्रदेश के व्यापार पर अपने लिए विशेष सुविधाएं तथा अधिकार प्राप्त कर लेता है तथा उस देश के लिए अन्य देशों का मार्ग पूर्णतः बंद कर देता है। इंग्लैंड ने अपने अमेरिकी उपनिवेशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने फिलीपींस में भी इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। अनौपचारिक नियंत्रण, इनफॉर्मल कंट्रोल: कभी कभी विदेशी शासक किसी अविकसित राष्ट्र के शासकों को उस समय तक स्वीकार नहीं करते जब तक कि वह देश उनके कूटनीतिज्ञों द्वारा निर्धारित शर्तों को स्वीकार नहीं कर लेता। ब्रिटेन ने ईरान, मिस्र और इराक में इसी प्रकार धमकियां देकर तथा निर्धारित शर्तों को अपनाने के लिए बाध्य कर अनेक सुविधाएं प्राप्त की थी। अध्यादेश पद्धति तथा संरक्षण पद्धति: प्रथम महायुद्ध के उपरांत अविकसित राज्यों को उनके विकास की दृष्टि से 4 श्रेणियों में विभक्त किया गया तथा कुछ अध्यादेश शक्तियों का उन पर नियंत्रण स्वीकार किया गया। इस अवस्था के अनुसार ब्रिटेन को इराक, पैलेस्टाइन, टॉन्स, जॉर्डेनिया और टांगानिका, फ्रांस को सीरिया, जापान को लेबनान और बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को भी कुछ प्रदेश प्राप्त हुए।
द्वितीय महायुद्ध के उपरांत अध्यादेश व्यवस्था के स्थान पर संरक्षण पद्धति लागू की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य उन देशों को प्रोत्साहन प्रदान करना है जिनके अधीन पिछड़े तथा अविकसित प्रदेश हैं। संरक्षण परिषद 3 प्रकार के प्रदेशों के शासन से संबंधित थे। वे प्रदेश जो राष्ट्र संघ की संरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत थे, वे प्रदेश जिनको द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात धुरी राष्ट्रों से लिया गया था, तथा वे प्रदेश जो उपनिवेशवादी राष्ट्रों ने अपनी इच्छा से इस परिषद को प्रदान किए थे। अब सभी न्यास प्रदेश स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके थे। उपनिवेश कॉलोनीज किसी बड़े राज्य द्वारा विजित छोटी छोटी बस्तियों, टापुओं तथा प्रदेशों का सम्मिलित रूप से उपनिवेश कहा जाता है। जैसे गोवा पुर्तगाल का तथा पांडिचेरी फ्रांस का उपनिवेश था। भूमध्य सागर में माल्य पर जिब्राल्टर तथा अदन पर ब्रिटेन का इसी प्रकार अधिकार था। अधिकांश उपनिवेश अब स्वतंत्रता प्राप्त कर चुके हैं। वैचारिक साम्राज्य आइडियोलॉजिकल इम्पेरियलिज्म। कुछ इस प्रकार के साम्राज्यवाद में कोई देश अपनी विचारधारा अथवा संस्कृति को श्रेष्ठ ठहराता है तथा छल बल द्वारा अपनी इस विचारधारा अथवा संस्कृति का विस्तार करता है। उसका उद्देश्य दूसरे देश की जनता को अपने विचार पक्ष में करके लाभ प्राप्त करना है। ऐसा करने में सैनिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, राजतंत्र, कूटनीति आदि साधनों का प्रयोग किया जाता है। धन्यवाद।